शहर को गांव से, ब्लॉक से और उससे नीचे पंचायत और पंचायत से भी दूसरे गांव को इस तरह से जोड़ने, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में जो कमी रह गई है उसको हम बढ़ाएंगे। जहां ट्रांसमिशन की लाइन में डिस्टेंस काफ़ी है वहां आप सब स्टेशन बनवाएं। कई एक सब स्टेशन बनाए, चिरौंदी में बनाया, होचर में बनाया, लापरा में बनाया, सिद्रोल में बनाया, ऐसे कई ऐसे जगह है जहां पर इस चीज़ को हमने किया कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जितनी प्रोडक्शन होना चाहिए उतनी जितनी पॉपुलेशन उसके अनुपात वो नहीं होता था। इसके लिए सीट इंक्रीमेंट कराया गया एमबीबीएस की। कई एक बंद पड़े इंस्टीट्यूशन थे जैसे वेटनरी कॉलेज, तो उनको शुरुआत की गई, चाहे कुमार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के रूप में हो, चाहे विमल के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के रूप में हो, चाहे अन्य लगुना टेक्सटाइल के रूप में हो। इस तरह से हमने प्रयास किया जो आज वहाँ युवा और युवती जो स्किल डेवलप करके गए उनको नौकरी मिला और काम कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड। सियासतनामा के इस नए अंक में आज हमारे साथ हैं कांके से भाजपा प्रत्याशी और काके की सियासत का एक बड़ा चेहरा डॉक्टर जीतू चरण राम जी। डॉक्टर जीतू चरण राम जी वर्ष 2014 में भी कांके से भाजपा का परचम फहरा चुके हैं। एक बार फिर से पार्टी ने डॉक्टर जीतू चरण राम जी पर भाजपा के उस कारमा को जारी रखने का, कायम रखने का दायित्व सौंपा है जो कारमा 1990 से लगातार आज तक जारी है। दर्शकों, आपको याद रहे 1990 से कांके विधानसभा में भाजपा की एक तरफा जीत होती रही है। भाजपा चेहरे बदलते रहे लेकिन झंडा भाजपा का ही बरकरार रहा। यदि 1990 से जोड़ें तो आज 2024 से करीबन 34-35 वर्षों का यह सफ़र गुजर गया, लेकिन कांके में भाजपा का कारमा अनवरत जारी रहा। तो चलते हैं डॉक्टर जीतू राम जी के पास और समझते हैं कि क्या है इस बार उनके सामने चुनौतियां और क्या पार्टी ने जो दायित्व उन पर सौंपा है, इस चुनौती को उस सामना करने के लिए कितना तैयार हैं। जीतू चरण राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने बेहद कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत पार्टी ने एक बार फिर से आपके चेहरे पर दाव लगाया। 2014 में भी आपने जीत दर्ज की थी और जैसा कि मैंने कहा अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कि 1990 से 2019 तक यह लगातार भाजपा का कारमा बढ़ता रहा है और पार्टी ने उस बढ़ते हुए कारमा को एक और आगे बढ़ाने का दायित्व आपके कंधों पर सौंपा है। यह जो दायित्व मिला है, इसे आप कितनी बड़ी चुनौती मानकर ले रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक सामान्य से कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता को कांके विधानसभा का प्रत्याशी बना करके जो सम्मान दी है कार्यकर्ताओं को, उसके प्रति मैं शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं। और शीर्ष नेतृत्व ने जिस आशा और विश्वास के साथ में इस कांके विधानसभा के भाजपा कारवां को बढ़ाने का दायित्व मुझे विश्वास करके दिए हैं, इस विश्वास को मैं बखूबी निभाऊंगा और निश्चित रूप से ये सीट के में कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और माननीय नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का प्रयास करूंगा। आप पहले भी विधायक रहे हैं, मैं बात 2014 की कर रहा हूँ, और इस बार भी पार्टी ने आपको अखाड़े में उतारा है। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इस बार आपकी 5 प्राथमिकताएं क्या होगी जिससे जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद, उस कारमा को जारी रखने के बाद आप अपनी पहली प्राथमिकता में रखेंगे? देखिए, हमारा विधानसभा क्षेत्र जो है
एक शहरी और एक पार्ट ग्रामीण है, ग्रामीण है। और दोनों ही क्षेत्र का समस्याएं थोड़ा डिफरेंट है। एक कहीं पर रोड नाली की समस्या ज़्यादा है, तो कहीं पर पानी बिजली की समस्या ज़्यादा है। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है दोनों ही क्षेत्र में। है तो एक ही विधानसभा क्षेत्र का, लेकिन अलग अलग डेमोग्राफी जोग्राफिकल से। तो समस्या अगर हम कहेंगे तो जिस प्रकार हम 2014 में से लेकर 19 तक ने हमने प्रयास किया अपने क्षेत्र को, एक बिल्कुल नीचे था जिसका पहचान बहुत कम था, उस पहचान को हमने बढ़ाया है। जी जी। तो उस क्रम में मैंने काफ़ी काम किया और कुछ काम नहीं भी कर पाया। जी जी। जो काम हमने किया उस काम को कुछ कमी बेसी उसको आगे बढ़ाने के लिए हम आगे काम को करेंगे और उसको कारवा को बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम यह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर घुसना पहले तो गड्ढे में रोड और रोड में गड्ढे वाली स्थिति थी, आप सामान्य से चल नहीं सकते। यानी उसकी कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के डेवलपमेंट, शहर को गांव से, ब्लॉक से और उससे नीचे पंचायत से और पंचायत से भी दूसरे गांव को इस तरह से जोड़ने, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में जो कमी रह गई है उसको हम बढ़ाएंगे। दूसरा है हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है शिक्षा। आज ये क्षेत्र पीछे है, इसके पीछे कारण है हम शिक्षा के क्षेत्र में उतना समृद्ध नहीं हो पाए जितना होना चाहिए। हमारा क्षेत्र में कई एक ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसका अपग्रेडेशन हमने किया, लेकिन कई ऐसे हैं जिसमें हमने कॉलेज भी बनाने का और बना नहीं पाया था, डिग्री कॉलेज। कई एक ITI इंस्टीट्यूट बनाना था, कहीं बना नहीं, कहीं नहीं बना पाए। कहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय जैसे चीज़ों को लीगल लिटरेसी के साथ जोड़ने का प्रयास किया, कहीं नहीं कर पाया। कई एक हाई स्कूल थे, उसको अपग्रेड करके 10+2 कराया गया। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा के गुणात्मक सुधार की ओर हमने प्रयास किया। तीसरी है कि स्वास्थ्य। कांके एक ऐसा क्षेत्र है, एक तो स्वास्थ्य संस्थान भरी पड़ी हुई है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ साथ हेल्थ इंस्टीट्यूट है, और आज भी इस क्षेत्र में स्वास्थ्य की समस्या बनी हुई है। आप देखेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने के लिए हमने 14 से 19 कार्यकाल में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस थे, सिर्फ झारखंड में रिम्स की बात नहीं करेंगे, उन सारे चीज़ों को इंस्पेक्शन हम लोगों ने किया और MCI के टीम के साथ बैठ करके सारे डिपार्टमेंट को अपडेट करते हुए यह पाया कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जितनी प्रोडक्शन होना चाहिए उतनी जितनी पॉपुलेशन उसके अनुपात वो नहीं होता था। इसके लिए सीट इंक्रीमेंट कराया गया MBBS की। कई एक बंद पड़े इंस्टीट्यूशन थे जैसे वेटनरी कॉलेज, तो उनको शुरुआत की गई। कई एक ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जिसको हम लोगों ने हेल्थ सेक्टर को सुधारने के लिए माननीय रघुवर दास जी के समय में जिस समय था, हम लोगों ने नीचे के स्तर को सुधार कराया। चाहे सब PSC है, PSC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, रेफरल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आज भी सदर उसका एग्जाम्पल है। मैटरनिटी हेल्थ केयर को आप देखिए, उससे बढ़िया आपको दिखाई नहीं देगा कहीं पर। कोई प्राइवेट में जाना नहीं चाहेगा वैसा में जल्दी में, इतना बढ़िया सुविधा है। तो इस तरह से देखा गया कि पिछले बार अगर किसी को डायरिया, डिसेंट्री हो गया, बुखार भी हो गया तो रिम्स की ओर भागते हैं। हमने सर से कहा कि इस सुविधा हम गांव को नीचे देंगे, सब सेंटर में प्रोवाइड कराएंगे। जिसको पैथोलॉजिकल लैब इन्वेस्टिगेशन है उसको भी हम लोग CSC में देंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी कराने की व्यवस्था हो, एक्सरे कराना वहाँ भी देंगे। तो ऐसा करके हमने प्रयास किया। दूसरी चीज़ कि वहाँ हेल्थ वेलनेस सेंटर भी बनाया और उसमें कई एक चीज़ें ऐसे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कई एक बीमारी की पता नहीं चलता है और ऐसी भ्रांतियों में उनकी बीमारी नहीं, बीमारी हिडन है, लेकिन उनको लगता है कोई डायन बिसाई है, नज़र लग गया उस पर, ये कन्फ्लिक्ट हुआ करता था। इसलिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसको कहते हैं NCD, जिस चीज़ों को बॉस्टन यूनिवर्सिटी के लोगों ने यहाँ
लॉन्च कराए और लॉन्च करा के अपने कांके विधानसभा क्षेत्र में इसकी सर्वे कराए। जी। इसमें यह किया कि आदमी के अंदर आदमी की स्क्रीनिंग हो, जांच हो कि इसको डायबिटीज़ है क्या, इसको ब्लड प्रेशर है क्या, अगर ये दोनों है तो हार्ट का प्रॉब्लम है क्या। यदि ऐसा पाया जाएगा तो उसको हायर सेंटर में रेफ़र करके उनकी इलाज कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने किया। तो ये हुई हेल्थ के सेक्टर। उतना ही नहीं, जब यहाँ पर रिम्स के जगह में रांची में कांके विधानसभा क्षेत्र या रांची कैपिटल में, झारखंड की कैपिटल रांची में एम्स बनना था, लेकिन एम्स देवघर चला गया। चलिए झारखंड में ही है, लेकिन इस बात को लेकर के मैं पहले से अश्योर था कि ये बनेगा तो रांची में बनेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट थे या जो भी थे हुआ वहाँ। तो हमने इस जगह पर एक इंस्टीट्यूशन डेवलप करने का प्रयास किया जो आज कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल के नाम पर हमने रीन पास के पास बनवाया। तो इस तरह कई एक हेल्थ के सेक्टर में भी प्रयास किया, हेल्थ एजुकेशन को अपग्रेड करने, ताकि यहाँ के लोगों को हेल्थ की सुविधा मिल सके। चौथी बात है कि बिजली। हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, जिसको आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में ग्रामीण है, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर लोग बिजली के अभाव में पहले डिबरी जलाते थे, जहाँ बिजली का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था। गांव-गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन कराया गया। आज जहाँ पर डिबरी युग था वहाँ पर आज देखिए कि बल्ब जल रहा है। उसके लिए हम इस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए पावर ग्रिड का वहाँ स्थापना कराया बेड़वारी में। साथ ही साथ जहाँ ट्रांसमिशन की लाइन में डिस्टेंस काफ़ी है वहाँ सब स्टेशन बनवाए हैं। कई एक सब स्टेशन बनाए, चिरौंदी में बनाए, होचर में बनाया, लापरा में बनाया, सिद्रोल में बनाया। ऐसे कई ऐसे जगह है जहाँ पर इस चीज़ को हमने किया। इसमें भी हमारी और भी ज़रूरत हो सकती है, और भी ज़रूरत बनाने की है, जिसको नहीं बना पाए। हम निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में आप सभी जनता का आशीर्वाद से हम चुने जाएंगे, तो जो काम मेरी पेंडिंग है, जो काम बेहतर जनता के हित में होगा, उस काम को लेकर के जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत के अनुसार माननीय नरेंद्र मोदी जो काम किए 10 वर्ष में, उस काम को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट कह सकते हैं हम प्रशासनिक व्यवस्था, यानी यहाँ के आप कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस सिस्टम को डेवलप करेंगे। उसके साथ ही साथ हम कांके में अपने विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि किया है, उसको एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में कह सकते हैं। युवतियों के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआत किया। वह चाहे ओरिएंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में हो, चाहे कुमार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के रूप में हो, चाहे बिमल के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के रूप में हो, चाहे अन्य लगुना टेक्सटाइल के रूप में हो। इस तरह से हमने प्रयास किया जो आज वहाँ युवा और युवती जो स्किल डेवलप करके गए, उनको नौकरी मिला और काम कर रहे हैं। कम से कम अपने जीवन यापन करने का एक साधन मिला। तो यह इंडस्ट्रियलाइजेशन से लोगों को हम डायरेक्ट सरकारी नौकरी नहीं बल्कि प्राइवेट में भी नौकरी देने का काम किया। ऐसी चीज़ों को हम लेके जनता के बीच में जाएंगे और बेहतर जो हो सकता है जनता के हित में वह काम करेंगे। युवा साथी, महिला बहनें, किसान, इन सारे विषयों को लेकर के हम काम करेंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेंड रहा है 1990 से लेकर के अब तक का, उसको हम कायम करने में कामयाबी हासिल करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे फिर से एक मौका दिया है, इस मौका को हम सफलता के रूप में परिणत करेंगे। आपके सामने कांग्रेस की ओर से या इंडिया गठबंधन की ओर से सुरेश बैठा की चुनौती है, इसे कितनी गंभीरता से आप लेते हैं? देखिए, चुनाव तो चुनौतीपूर्ण रहता है जी। और उस चुनौतीपूर्ण को हम कह सकते हैं कि उसको रिजल्ट में बदलने के लिए हमारी स्ट्रेटेजिकल तैयारी होनी चाहिए। और वो जिस तैयारी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाती है, उसमें निश्चित रूप से मैं इस चुनौती को सफलता में बदलूँगा। यह तो खैर आपके इतिहास में गवाह है कि 1994-95 से अभी तक आपका कारनामा जारी है। निश्चित रूप से इसके पीछे एक मजबूत स्ट्रेटेजी रही होगी। जी, मजबूत स्ट्रेटेजी रही है
और कांके विधानसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी के कृत कार्यों को अपनाती है, मानती है और नेतृत्वकर्ता के प्रति उनको विश्वास है। निश्चित रूप से नेतृत्वकर्ता हमारे लिए फिर से हम जिस तरह से जो काम किए हैं उस कारवा को हम आगे बढ़ाएंगे और बेहतर कर सकेंगे, इसकी हम निश्चित रूप से आश्वस्त करते हैं। लास्ट में एक आपसे अनुरोध होगा, कांके की जनता के नाम आप कोई संदेश देना चाहेंगे क्या? देखिए, कांके की जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यों को सम्मान करें और अपने फुल मैंडेट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल फूल खिलाएं। निश्चित रूप से युवाओं की सपना, युवतियों के सपना, यहाँ जो क्राइम करप्शन है इनसे निजात पाया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच में बड़ी गैप है, इसको भरा जाएगा। और यहाँ अन्य समस्याएं जो यहाँ पर जो प्रशासनिक विधि व्यवस्था है, हर आदमी के अमन चैन की हम कामना करते हैं, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। आप सभी जनता से मेरा एक अपील है कि आप सभी दर्शकगण और जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। निश्चित रूप से सुशासन फिर से लौटेगा, हर व्यक्ति को सम्मान होगा, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती वक्त दिया।